हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में। उससे पहले हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन संगठन पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस की संख्या जो है वह 31 होती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस इंक्लूड रहता है। लेकिन 2019 में एक विधेयक पारित हुआ न्यायाधीशों की संख्या को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या जो है वो बढ़ाकर 34 की गई, जिसमें एक चीफ जस्टिस भी इंक्लूड है। 34 मेन चीफ जस्टिस सहित। मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या जो है वो स्टार्टिंग में मैंने बताया था 8 होती है, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस होते हैं। तो 2019 के अंदर एक बिल पास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 की गई। अब लेते हैं हम कॉलेजियम सिस्टम को। ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वह क्या है? कॉलेजियम सिस्टम जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड है, उनको जो है वह अपॉइंट करने से रिलेटेड है। ये एक प्रोसेस होता है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉलो किया जाता है। यह 1998 से जो है वह चलन में है। इसका यूज़ जो है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। उनकी ट्रांसफ़र के लिए इस सिस्टम का यूज़ जो है वह किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वह राष्ट्रपति चीफ जस्टिस की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श से जो है वह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये हमने पढ़ा था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यह आर्टिकल 124 के अंदर मेंशन है कि राष्ट्रपति जो है वह मुख्य न्यायाधीश से एडवाइस लेगा हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए, और सुप्रीम कोर्ट के जो है वह अदर जजेस की जो है वह नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस से जो है वह एडवाइस लेगा। लेकिन इस कंसेप्ट को लेकर, इस बात को लेकर थोड़ा सा विवाद था। राष्ट्रपति अकेले केवल चीफ जस्टिस से एडवाइस लेने के लिए बाध्य है और राष्ट्रपति को जो है वह डिसीजन जो है वह मानना पड़ेगा जो चीफ जस्टिस ने दिया है। तो इस बात को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी थी। उसके आधार पर कॉलेजियम सिस्टम जो है वह गठित किया गया। एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया जो 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह होता है, जिसमें सीनियर जजेस जो है वह बैठते हैं और वो अपने लिखित परामर्श जो है वह देते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जजेस को, और वो राष्ट्रपति को देते हैं। इस प्रकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट का मेन चीफ जजेस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से लिखित परामर्श प्राप्त करके दूसरे जजेस की जो है वह नियुक्ति करता है, उनको अपॉइंट जो है वह करता है। इस प्रोसेस को कॉलेजियम सिस्टम जो है वह कहा जाता है। मूल संविधान के अंदर कॉलेजियम सिस्टम का कोई उल्लेख नहीं था। अब हम लेते हैं कॉलेजियम सिस्टम और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014। कॉलेजियम सिस्टम को फॉलो किया जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर, उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, और न्यायाधीशों के ट्रांसफ़र के लिए भी इसी कॉलेजियम सिस्टम को जो है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन 2014 के अंदर पार्लियामेंट ने द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल 2014 जो है वो पास किया और उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, और वो अमेंडमेंट था 121वां संवैधानिक जो है वह संशोधन हुआ। इसके द्वारा जो है वह ये कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वह गठित किया जाएगा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित किया जाएगा, जिसको बोलते हैं हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। और यह आयोग जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित होगा। लेकिन पार्लियामेंट ने कॉलेजियम सिस्टम को तो जो है वह फॉलो किया, लेकिन बाद में जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने जो है वह कॉलेजियम सिस्टम को तो फॉलो किया, लेकिन नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को असंवैधानिक ठहराया गया कि यह जो है वह विधि के अनुरूप जो है वह नहीं है। इसलिए इस सिस्टम को जो है वह ख़त्म किया गया। कॉलेजियम सिस्टम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को वकीलों और न्यायाधीशों
के नाम जो है वह प्रस्तावित करता है। जो कॉलेजियम सिस्टम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवोकेट है, जजेस है, उनके नाम प्रस्तावित करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने कुछ जो है वह वकील है और कुछ जो है वह जजेस, उनके नाम जो है वह कॉलेजियम सिस्टम को भेजता है। अगर कॉलेजियम सिस्टम जो है वह सरकार के द्वारा जो है वह नाम जो प्रपोज किए गए हैं जजेस के, उन पर जो है वह विचार करता है और फिर बाद में वापस वह फाइल जो है वह सरकार को भेजता है। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वह जजेस की नियुक्ति करता है और जजेस की नियुक्ति के से रिलेटेड वह जजेस की लिस्ट बनाता है कि इन जजेस की नियुक्ति की जाए और वो नाम जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने द्वारा जो है वह कुछ वकीलों और न्यायाधीशों के नाम को कॉलेजियम सिस्टम के पास भेज सकता है। कॉलेजियम सिस्टम जो है वह अगर खुद के ही वह जजेस से रिलेटेड जो है वह नाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजता है तो सरकार को उन नामों पर सहमति देनी ही होती है। कॉलेजियम सिस्टम पर वह डिपेंड करता है कि वह सरकार के द्वारा नॉमिनेट नामों को ले या नहीं ले। तो ये टोटली जो है वह न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड है कॉलेजियम सिस्टम। जबकि राष्ट्रीय जो है वह न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक जो है वह घोषित कर दिया गया है। अब है न्यायालय की प्रक्रिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामले होते हैं उसमें आर्टिकल जो है वो 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को जो है वह परामर्श देने के लिए 5 न्यायाधीशों की एक पीठ होती है जिसमें 5 जज होते हैं जो राष्ट्रपति को जो है वह एडवाइस देते हैं। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के मामले हैं उसमें जो है वह 3 न्यायाधीशों की पीठ होती है जो राष्ट्रपति को जो है वह परामर्श। अब हम लेंगे सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से रिलेटेड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले हम लेंगे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जिसको प्राइमरी जो है वह ज्यूरिसडिक्शन भी कहा जाता है। एक संघीय न्यायालय के रूप में, एक फेडरल जो है वह कोर्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय जो इंडियन यूनियन है उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच जो केस होते हैं उनका फैसला करता है। यहाँ पर डिफरेंट इकाई का मीनिंग ये होता है डिफरेंट स्टेट। आर्टिकल जो है 131 के अंदर कहा गया है कि संघ और राज्यों के बीच में जो न्यायिक विवाद होते हैं उनका निर्णय जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। उनका निर्णय करने का अधिकार जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को होता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह केंद्र सरकार है और राज्यों के बीच में जो विवाद होते हैं उनका निपटारा जो है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसकी अपील जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय उन विवादों का निपटारा करता है, अगर कोई भी न्यायालय जो है वह उसका निपटारा नहीं कर सकता है। यह उसके जो है वह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि बेसिक जो है वह ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आता है। अगर मान लो केंद्र और कोई राज्य जो है वह शामिल है और उनका जो है वह किसी दूसरे राज्यों के साथ जो है वह कोई मामला हो जाता है, कोई केस हो जाता है तो उसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है वह कोई एक स्टेट इंक्लूड है प्लस उनका झगड़ा जो है वह दूसरे राज्यों के साथ है, या फिर हो सकता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में भी जो है वह कोई केस हो या एक से अधिक राज्यों के बीच में भी कोई केस हो तो उसका निपटारा जो है वह केवल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। वापस देखो, सर्वोच्च न्यायालय जो है वह भारतीय संघ और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच जो केस होते हैं उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही किया जाता है। आर्टिकल 131 के अंदर मेंशन है कि संघ और राज्यों के बीच में कोई भी केस हो, कोई भी न्यायिक विवाद हो तो उसका निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाता है। उसके निर्णय का अधिकार जो है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय को होता है। केंद्र व राज्यों के बीच में विवाद हो, केंद्र राज्य प्लस राज्यों के बीच में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा, या 2 से अधिक राज्यों के बीच में जो है वह कोई विवाद हो तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा होता है। इस प्राइमरी जो है वह ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जो है वह निम्नलिखित सब्जेक्ट जो है वह शामिल नहीं होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है वह कोई संवैधानिक संधि है, कोई ट्रीटी है,
अगर किसी मान लो कोई समझौता हुआ है ना, दो राज्यों के बीच में, है ना, तो उसका भी निपटारा जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं हो सकता। संवैधानिक संधि है, समझौता है, उस पर सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन करने का अधिकार नहीं है। अगर मान लो जो है वह किसी राज्यों के अंदर जल से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड अगर कोई विवाद है तो उसका निपटारा जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई मामला है, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वह राज्य किसी नुकसान की भरपाई से रिलेटेड जो है वह मामला है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत, उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। तो स्पेशली ध्यान रखना कि संवैधानिक संधि, समझौता और राज्यों के अंदर जो है वो वाटर से रिलेटेड कोई विवाद हो, ट्रीटी हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस जिसमें किसी राज्य के नुकसान की भरपाई से रिलेटेड हो, तो वो मामले जो है वह इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। बाद में हम दूसरा पढ़ते हैं रिट ज्यूरिसडिक्शन, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जो है वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो रिट जारी कर सकता है, जिसके बारे में हमने डीप में पढ़ा था फंडामेंटल राइट में। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, रिट परमादेश है, प्रतिषेध है, जिसको हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन कहा जाता है। तो ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। फिर हम लेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय को अपनी नीचे की अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। जैसा कि मैंने बताया था कि भारत में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है ना, इंटीग्रेटेड जो है वह आपकी जुडिशरी है, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील हाई कोर्ट में की जाती है, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक तरह से अपील कोर्ट है। अब वह अपील को भी 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हम लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मामलों में अपील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। संवैधानिक मामलों में अपील, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 के अंदर मेंशन है कि हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे, कोई मामला मान लो हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट ये प्रमाणित कर दे कि इस केस में जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या से रिलेटेड कोई प्रश्न जो है वह जनरेट हो रहा है, संविधान की व्याख्या से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है तो उस केस में जो है वह डिसीजन करने का अधिकार जो है वह सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है वह ऐसे मामलों की अपील जो है वह सुन सकता है। एक केस हुआ था इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग और वेंकट राव के मामले में, और ये केस हुआ था 1953 में। उसमें ये क्वेश्चन उठा था कि केवल अकेले न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। मान लो किसी मामले में किसी न्यायाधीश ने गलत डिसीजन दिया है तो उस मामले में अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 132 के अकॉर्डिंग अकेले न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध भी अपील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। फिर बाद में है दीवानी मामलों के अंदर अपील, सिविल केसेस में अपील। सिविल केसेस यानी कि पैसे से रिलेटेड जो मामले होते हैं, मूल संविधान के अंदर ये व्यवस्था थी, यह एक प्रोविजन था कि पहले जो है वह 20,000 से जो अधिक मामले हैं, 20,000 रुपये से जो अधिक रुपए के जो मामले हैं वही सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन भारत के विधि आयोग ने यह सिफारिश की कि जो धनराशि की जो सीमा है वो हटा देनी चाहिए। मतलब सिविल केसेस ऐसे होते हैं जो पैसे से रिलेटेड हो और जिनकी राशि जो है वह 20,000 से ज़्यादा की हो तो ही वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसको बाद में जो है वह हटा दिया गया। आर्टिकल 133 को संशोधित करके, है ना, अमेंडमेंट जो है वह करके धनराशि की सीमा को हटा दिया गया। और विधि आयोग ने ये सबसे पहले सिफारिश की थी कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में जो धनराशि तय की गई है, जो मनी डिसाइड की गई है, वो हटा देनी चाहिए।
नेक्स्ट, आपराधिक मामले। सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में भी अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। क्रिमिनल केसेस, जो हत्या है, चोरी है, डकैती है, लूट है, जो ऐसे क्रिमिनल टाइप के जो मामले हैं उनकी भी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगर हाई कोर्ट ने मान लो अपने जो है वह अधीन किसी कोर्ट में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मान लो कोई केस है, उसमें अपराधी को जो है वह मृत्युदंड, फांसी की सजा जो है वह दी है, तो ऐसे मामलों को जो है वह सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। और उच्च न्यायालय जो है वह हाई कोर्ट यह जो है वह प्रूव कर दे कि ये मामला जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में जाने के योग्य है और उसमें सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है, तब वो अपील जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को सुनने का अधिकार जो है वह होता है। उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर, उच्च न्यायालय में कोई अपील जो है वह प्रस्तुत होती है और किसी व्यक्ति को जो है वह उन्मुक्ति का आदेश, मतलब उसको छोड़ने का आदेश दिया हो और उसको रद्द करके मृत्युदंड दे दिया हो, तो ऐसे मामलों में भी अपील जो है वह सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। छोड़ने के आदेश दिया हो और उच्च न्यायालय उसको क्या कर दे, मतलब जो मान लो किसी कोर्ट ने ये डिसीजन दिया हो कि उसको छोड़ा जाए, लेकिन उच्च न्यायालय उसको मृत्युदंड में जो है वह कन्वर्ट कर देता है, तो उसकी न्यायालय की अपील भी जो है वह सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। यहाँ तक क्लियर। स्पेशल अपील, आर्टिकल जो है वह 136 के अकॉर्डिंग जो है वह सर्वोच्च न्यायालय को जो है वह स्पेशल अपील सुनने का अधिकार भी प्राप्त होता है। सुप्रीम कोर्ट को जो है वह प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लोकसभा स्पीकर है, प्राइम मिनिस्टर है और इंडियन यूनियन सहित सभी जो अधिकारी होते हैं उनके निर्णय के विरुद्ध अपील जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। देन एडवाइजरी जो है वह जुरिसडिक्शन, यानी कि सलाहकार क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति दो मामलों में जो है वह, दो श्रेणियों में जो है वह सर्वोच्च न्यायालय से सलाह जो है वह ले सकता है। फर्स्ट, तो अगर कोई सार्वजनिक महत्व का, मतलब लोकल जो है वह आपकी सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो तो उससे रिलेटेड जो है वह राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। संवैधानिक संधि समझौता हो तो उससे रिलेटेड जो है वह राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग। फिर लास्ट है आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, जो कार्रवाई होती है, उनके जो अभिलेख है यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, उनको एक एविडेंस के रूप में, एक साक्ष्य के रूप में रखा जाता है। किसी केस पर उन्होंने जो डिसीजन दिया है वो एक एविडेंस के रूप में रखा जाता है और उनके जो है वह उस टाइप के जो है एविडेंस पर किसी भी टाइप का कोई जो है वह प्रश्न नहीं उठता है, यानी कि उनकी प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। सर्वोच्च न्यायालय के इन डिसीजन, इन अभिलेख, जो उनके जो निर्णय है वो अभिलेख के रूप में जो है वह संग्रहित किए जाते हैं और इस प्रकार के जो है वह डिसीजन पर अगर कोई प्रश्न उठाता है, उनको जो है वो प्रूव करने से रिलेटेड उनकी न्यायालय की एक तरह से अवमानना करता है तो उसको दंड जो है वह दिया जाता है। उसके लिए 6 महीने की सजा और 2000 रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। तो सर्वोच्च न्यायालय को जो है वह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की भी संज्ञा दी गई है, अभिलेख न्यायालय के रूप में माना गया है। ये हो गए हैं आपके सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। आपको समझ में आया या नहीं आया, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। थैंक यू।